ये कैपिटल पनिशमेंट, ये भी एक तरह का न्याय के विरुद्ध रिजल्ट है। उतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उसको 2 साल की सज़ा दी जाए, ये तो मैक्सिमम पनिशमेंट है। वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। उनके परिवार ने कुर्बानी दी है देश के लिए। ये पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट देना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ राजनीति है, और इससे राजनीति करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इसका फ़ायदा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोगों को मिलेगा। इससे ज़्यादा खतरनाक भाषण तो बीजेपी के सांसद और मंत्री रोज देते हैं। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होते? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उनको सज़ा क्यों नहीं होती? पुलवामा में सैनिकों के काफिले के साथ 300-350 किलो RDX लेकर गाड़ी टकराई। वो RDX कहाँ से आया? कौन उसके पीछे था? देश की सारी जांच एजेंसीज जो पूरे विपक्ष के पीछे लगी हैं, वो कहाँ हैं? क्या वो सब बीजेपी की टूल बन गई है? क्या बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार इतनी कमज़ोर है कि आज तक ये भी नहीं बता पाई कि पुलवामा में RDX पहुंचाने वाला कौन था, किसके सारे पे गया, किसने मदद की? जब सरकारी गाड़ियों तक का चप्पे चप्पे पे छानबीन होती है, तो फिर RDX लेके गाड़ी कैसे पहुंची? इसकी छानबीन रास्ते में कहीं क्यों नहीं हुई? कश्मीर में तो हर 200-300 मीटर पे गाड़ियों की जांच होती है, फिर ये इतना RDX लेके गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची? इसके पीछे कौन है? इसकी कौन किसकी साजिश है? इसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हो पाया? राजीनामा देना पड़ा, मतलब उसके पहले भी एक मंत्री जेल में थे आपकी, तो उन्होंने राजीनामा नहीं दिया था, मगर आपने जैसे मैं सच बताता हूँ, मैंने राजीनामा क्यों दिया। हाँ, मैंने ये रेजिग्नेशन इसलिए दिया, मेरे सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं मंत्री बना रहा हूँ और बंधनों में बंध के सीमित काम करता रहूँ। मन में समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है, बाबा साहब के सपने को साकार करने की इच्छा है, अपने समाज को गुलामी से बाहर निकालने की इच्छा है, अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है। तो या तो मैं मंत्री बना रहूँ, या फिर ये जो मेरा अपना सपना है, जो बाबा साहब ने हमें दिखाया, जो बाबा साहब कहते हैं कि जिस देश का राजा, जब आप पूरा हो, तो मेरे सामने विकल्प था, दोनों में से कोई एक चुनूं। मुझे लगा कि अगर बाबा साहब का सपना मैं मंत्री पद पे रह के नहीं पूरा कर सकता, तो फिर मुझे मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। इसलिए मैंने रिजाइन किया। और उसके बाद वैसे तो मैं पहले से ही 55 साल का होने वाला हूँ। अगले महीने अप्रैल शुरू हो गया, 26 अप्रैल को हो जाऊँगा 55 साल का। लेकिन 41 साल में सोशल मूवमेंट में, कम उम्र में मैं समता सैनिक दल के सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ। लगातार मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी बना 2002 में। 8 साल के लगभग समता सैनिक दल का नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी था। तो लगातार काम करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मन को संतुष्टि जब तक नहीं मिलती, तब तक किसी भी पद पर बैठ के संतुष्ट हो जाना, ये मेरे माँ बाप ने और मेरे बाबा साहब ने मुझे नहीं सिखाया। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा रेजिग्नेशन का कारण है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना भारत को बौद्धमय करने का, भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय सुनिश्चित हो। उसके लिए मुझे पूरे देश में समाज को तैयार करना है। और मुझे खुशी है कि उसके बाद से समाज ने मेरे को पहचाना है, और उस इच्छा के लिए समाज मुझे पूरे देश में सहयोग कर रहा है। केवल देश में नहीं, जो विदेशों में भी जो अपने लोग बैठे हैं, वो भी इस मत के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। अगर मैं मंत्री बना रहता तो शायद इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी सीमाएं रहती, लेकिन मंत्री पद छोड़ा था, पूरा देश बाहें फैला के मुझे सर आंखों पर बिठा रहा है, और वो मूवमेंट मुझे बढ़ता दिख रहा है। और मैं बेहद
संतुष्ट और खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपको रिजिग्नेशन के बाद से कभी हुए थे तो आपके नेता जो थे वो केजरीवाल कहते हैं कि देवी देवता के फोटो अगर हम नोटों पे छापेंगे तो देश विकास करेगा या देश बढ़ेगा। राजनीतिक सवाल आप उन्हीं से कीजिए। ईवीएम मशीन बद्दल काय ईवीएम मशीन बँड आमना मेरा अपना ये मानना है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो हमारे देश की सरकारों को द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड सॉल्यूशन, जो बाबा साहेब का रिसर्च पेपर है जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, हमारी सरकारों को उसको पढ़ना चाहिए, हमारे सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को उसको पढ़ना चाहिए। देश की इकोनॉमी सुधारने का रास्ता तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च करके दे के गए। आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो मूर्ति तो जिस मर्जी की लगा लो, उससे तो कुछ होना है। अगर मूर्ति से होता तो सारी सबसे ज़्यादा मूर्ति हमारे देश के कोने कोने में लगी हैं, फिर तो हम आर्थिक तौर पर दुनिया में नंबर 1 होने चाहिए। नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग विचार दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं। सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन वो विचार दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कानून बनाने का काम होता है, पॉलिसी बनाने का काम होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, उसको तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी करती है। तो सत्ता में आए बिना हम कभी भी उस भावनाओं को लागू नहीं कर सकते, मूल रूप से ज़मीन पर नहीं उतार सकते जब तक हम सत्ता में ना हो। तो आपने तो सत्ता त्याग दी। कौन कहता है मैंने सत्ता त्याग दी? सत्ता का मतलब आपको क्या लगता है कि मंत्री बने रहना में सत्ता है? मंत्री ही तो कायदे बनाएगा। जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे, हम विधानसभा में नहीं कुछ भी रहेंगे, नहीं कर सकता जब तक मंत्री परिषद का मुखिया तैयार ना हो। तो जैसे दिल्ली का प्रधानमंत्री है, दिल्ली का जो मुखिया था वो जैसे तैयार नहीं। प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वो देश के लिए नीति निर्धारित करता है, वो कानून बनाता है, संसद में पेश करता है, संसद पास करती है तो वो लागू होता है, वो पॉलिसी बनाता है, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से लागू करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात पे एग्री नहीं होगी वो बात तो फिर पास ही नहीं होगी, लागू कैसे होगी, संसद में कैसे आएगी? संसद में आने के लिए भी और विधानसभाओं में आने के लिए भी मंत्रिमंडल के मुखिया की स्वीकृति होती है, तभी वो मैटर कैबिनेट की मीटिंग में आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की मुखिया फिर उस यानी मैंने आपको जो कहना था कह दिया। हाँ, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने 22 मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नीति बननी है तो वो कैबिनेट के मुखिया के स्वीकृति के बाद ही बनेगी। रही बात आप सवाल पूछे, सर आपने 22% में बोली